पहला क्वेश्चन, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था कैसे? ठीक है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन बना, कैसे बना, इसके पीछे क्या कारण है? तो आप सीधा साधा बात याद रखिए कि असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था। असहयोग आंदोलन कौन चलाए थे? महात्मा गांधी चलाए थे, और यह उनके द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन था। और यह जन आंदोलन कैसे बना, सो समझिए। तो इसके जन आंदोलन होने के पीछे कुछ कारण थे। कारण क्या थे? कि ब्रिटिश शासन था, यानी कि अंग्रेजों का शासन था हमारे राज्य में। तो महात्मा गांधी जी का पहला मुद्दा यह था कि अंग्रेज का जो शासन है तो उसको नैतिक रूप से कमजोर करना। नैतिक रूप से कमजोर करना मतलब समझते हैं? लाठी से मार के कमजोर नहीं करना, यानी कि उसका जो प्रोडक्ट हम यूज कर रहे हैं, उसका जो हम काम कर रहे हैं, उसको नहीं करना है। जो अंग्रेज का जो काम हम कर रहे हैं, जो उनके प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं, है ना, इन सब चीजों को हम बहिष्कार करेंगे। सबसे पहली चीज, जो भी अंग्रेज द्वारा बनाया गया सामान था या फिर स्कूल कॉलेज था, जो भी चीज था, उस सब को हमको बहिष्कार करना था। यह असहयोग आंदोलन का पहला मुद्दा था। दूसरा मुद्दा क्या था? कि अपने स्वदेशी को अपनाना, अपने देश की जो चीजें थी उसको अपनाना और उसके कार्यभार को संभालना जो हमारे अपने देश का है। अपने देश में नया शिक्षा व्यवस्था लागू करना, नया स्कूल कॉलेज बनाना, चरखा और खादी का विस्तार करना, ये सब एक सहयोग आंदोलन का जो है हिस्सा था। और इसमें ब्रिटिश चीजों का बहिष्कार किया गया, स्वदेशी चीजों को अपनाने पे जोर दिया गया। इसीलिए इस आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया। समझ में आया? असहयोग आंदोलन जन आंदोलन काहे बना? तो असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था, है ना। इस आंदोलन के दो उद्देश्य थे। प्रथम उद्देश्य यह था कि जो भी अंग्रेजों की चीजें थी, चाहे वह स्कूल कॉलेज हो या कोई सामान, उसका बहिष्कार करना। और दूसरा मुद्दा था अपने स्वदेशी चीजों का अपनाना, अपने स्वदेश के शिक्षा व्यवस्था को लागू करना, अपना स्कूल कॉलेज बनवाना, चरखा खादी का विस्तार करना। यह असहयोग आंदोलन का विशेष मुद्दा था। इसीलिए असहयोग आंदोलन को जन आंदोलन कहा गया था। समझ में आया? याद हुआ कि नहीं हुआ? नहीं याद हुआ? हो जाएगा और थोड़ा सा। दूसरा, गंदी बस्ती या सलम पद्धति से आप क्या समझते हैं और इसकी शुरुआत क्यों और कैसे हुई? सलम पद्धति से आप क्या समझते हैं, इसकी शुरुआत क्यों हुई, है ना, और क्या था, कैसे हुई? इसमें 3 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन, इसका 3 आंसर कि सलम पद्धति की शुरुआत क्यों हुई, कैसे हुई और सलम पद्धति है क्या। सीधा साधा आंसर समझिए। सभी आदमी ध्यान से सुनिए। जिस समय औद्योगिकरण हुआ, औद्योगिकरण समझते हैं, यानी कि शहरों में कल कारखाने बने, फैक्ट्रियां बनी, ठीक है ना, तो वहां काम करने के लिए लोगों की आवश्यकताएं थी। जब कल बड़े बड़े उद्योग बैठाए गए, बिजनेस व्यापार करने के लिए जो है कल कारखाने बनाए गए, तो वहां पे काम करने के लिए लोगों की आवश्यकताएं थी। तो गांव के, ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत ज्यादा मात्रा में शहर पहुंच गए पैसे कमाने के लिए। भाई फैक्ट्री में काम करेंगे तो पैसे मिलेंगे, तो वो क्या किए, गांव छोड़ करके सभी लोग कहां पहुंच गए, शहर पहुंच गए। अब शहर पहुंच गए तो भाई उनको रहने के लिए जगह ही नहीं थी, उनको रहने के लिए जगह ही नहीं थी। तो वह रहने के लिए वैसी जगहों को चुना जहां नाले बने हुए हैं, जहां कूड़ा कचरा फेंका जा रहा है, मतलब ये खाली जगह। और वह जगह इतना गंदा था जहां अगर आप रह जाएं तो आपका तबीयत खराब हो जाए, आप बीमार हो जाएंगे, है ना। आपको जो है सांस से रिलेटेड प्रॉब्लम, स्किन से रिलेटेड प्रॉब्लम, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो जाएंगी। लोग मजबूर थे कि उसको वहां रहना है, क्योंकि रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, काम करके पैसे कमाने थे। तो इन लोगों ने वैसे ही जगह पे रहना शुरू किया जहां बहुत सारी गंदगी होती थी, मतलब स्वास्थ्य के लिए ठीक जगह नहीं था, तो ये लोग वहीं रहने लगे। और वहां भाई एक आदमी 2 आदमी थोड़ी रहने के लिए था, हजारों आदमी गांव के गांव चले गए, है ना, वहां रहने के लिए। तो बहुत सारे लोग रहने लगे। अब वो टेंट बना के रहते थे, है ना, अपने लिए टूटा फूटा जो है लकड़ी बांस ऐसा करके टेंट टाइप का घर बनाते थे, उसमें रहते थे। तो वैसी जगह का नाम दे दिया गया सलम पद्धति। उसमें जो रहने का तरीका था उसको सलम पद्धति कहा गया, और जो वो रहते थे लोग उसको सलम बस्ती कहा गया, है ना, स्लम।
ठीक है, जो गंदी जगह पे रहने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ रहे हैं? वैसी जगह जहां रहने लायक जगह नहीं है फिर भी लोग वहां रह रहे हैं तो वैसी जगह को स्लम कहते हैं। बात समझ गए? याद रहेगा। भारत को सोने की चिड़िया का देश क्यों कहा जाता था? क्योंकि भारत में जूट की खेती, जूट कपास की खेती और मसालों की खेती बहुत होता था। तो व्यापारी लोग क्या करते थे कि अपने देश से मसाला सब में जानते हैं ना, काली मिर्च के बारे में आपको बता रहे थे। काली मिर्च मतलब मरीच, जानते हैं कैसे किलो बिक रहा है? 1000। काली है तब 1000, गोरी होती तो पता ना और कैसे बिकता है। नहीं, काली मिर्च नाम देखो, काली मिर्च किलो 1000, गोरी होती तो 2000। तो जूट कपास की खेती जो है ना बहुत होता था। लोग क्या करते थे, मसाले वसाले लेकर के देश विदेश जाते थे बेचने के लिए, और वहां मसाला बेच करके उधर से क्या लाते थे? सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात सब खरीद के लाते थे। तो अपने देश में इतना सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात हो गए कि अपने देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाने लगा। बात समझ में आया? भारत को सोने की चिड़िया का देश क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ मसालों की खेती, जूट कपास की खेती इतनी होती थी कि व्यापारी लोग इसे देश विदेश बेचने ले जाते थे और वहां से बेच करके बदले में सोना चांदी लेकर के आते थे। तो इसके लिए अपने भारत के देश को सोने की चिड़िया का देश कहा जाता है। चलो, इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? अब इटली के एकीकरण में मेजनी का क्या योगदान था? मेजनी जो है ना एक गणतांत्रिक विचारों का समर्थक था, यानी कि वो चाहता था कि हमारे देश में गणतंत्र हो, यानी कि लोगों का तंत्र हो, और वह इसके लिए बहुत मेहनत करता था, लोगों को जागरूक करता था, लोगों में राष्ट्र प्रेम जो है जगाने की कोशिश करता था कि कैसे भी लोग एक हो जाए और अपने देश को आगे बढ़ाए, और इसके लिए वह बहुत मेहनत करता था। ठीक है, और उसने किया भी, कई बार उसने कोशिश किया। एक बार युद्ध हुआ तो उसे देश से निकाल दिया गया। तो जब देश से निकाल दिया गया तो वह बाहर रह करके वहां से किताब के जरिए लिख करके, लेख के जरिए लिख करके लोगों को जागरूक करता था कि भाई देश में गणतंत्र होना चाहिए। ठीक है, तो उसने बहुत बड़ा योगदान दिया था। बात समझ गए? रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करना है। रूस में जो क्रांति हुई थी उसका 2 कारण, जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, जार का निरंकुश और अयोग्य शासन, और दूसरा मजदूरों की दयनीय स्थिति। अब ये क्या है कि जार की निरंकुश एवं अयोग्य शासन, यानी कि वहां का जो राजा था ना वह दैवी शक्ति में भरोसा रखता था। दैवी शक्ति समझते हैं ना, देवी देवता पे भरोसा रखता था। उसको जनता के सुख दुख से कोई लेना देना नहीं था। कहते थे हे देवी मैया जो करेंगे आप ही करेंगे, है ना, और एकदम वो अपने काम में लीन रहता था, अपनी सुख सुविधाओं में लीन रहता था। जनता के सुख दुख से उसको कोई मतलब नहीं था। इसके लिए वहां क्रांति हो गई। भाई कैसा बेवकूफ राजा है, हम लोग पे ध्यान ही नहीं देता, सिर्फ अपने पीछे पड़ा हुआ है ना। और दूसरा वहां की मजदूरों की दयनीय स्थिति। और वहां की मजदूरों की दयनीय स्थिति से कहने का क्या आशय है कि वहां जो मजदूर थे उनको काम ज्यादा करना पड़ता था और पैसा बहुत कम मिलता था। इसके कारण वहां के मजदूरों की जो है दयनीय स्थिति थी। तो इसके लिए भी वहां युद्ध हुआ। नहीं भाई, क्रांति हुई, हम भाई जितना काम करते उतना पैसा दीजिए, इसके लिए वहां पे क्रांति हुई। तो रूसी क्रांति का ये 2 प्रमुख कारण था, एक वहां के राजा का निरंकुश शासन और दूसरा वहां की मजदूरों की खराब स्थिति। ठीक है, समझ में आया? हिंद चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य क्या था? हिंद और चीन उपनिवेश स्थापना का उद्देश्य, तो देखिए जिस समय व्यापारिक स्थिति बढ़ी, यानी कि लोग व्यापार पे विशेष ध्यान देते थे, अपने देश के वस्तुओं को दूसरे देश में निर्यात करते थे, आयात करते थे, है ना, यानी कि जिसको इंग्लिश में इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बिजनेस कहा जाता है, वो करते थे। तो वहां पे हुआ क्या, फ्रांस जो है ना इंडिया में जो अपना बिजनेस कर रहा था उस पे चाइना का बिजनेस भारी पड़ रहा था। यानी कि लोग जो है फ्रांस के वस्तुओं को छोड़ करके चाइनीज वस्तुओं का इस्तेमाल ज्यादा कर रहे थे, और उसको लग रहा था कि अब मेरा मार्केट खराब हो जाएगा, अब मेरा व्यापार नहीं चलेगा, चीन जो है पूरे मार्केट पे कब्जा कर लेगा और हमारा जो है व्यवसाय नहीं चलेगा। ठीक है, इसके लिए जो है हिंद चीन उपनिवेश बना, जिसको व्यापारिक सुरक्षा भी कहते हैं। दूसरा उसका आर्थिक कारण क्या था कि वियतनाम एक कृषि प्रधान देश था। कृषि प्रधान समझते हैं ना, वहां खेती होता था,
सबसे ज्यादा वहां पे खेती किया जाता था, और उसके जरिए जो है वहां पे खेती तो करता ही था, वहां पे चावल सबसे ज्यादा होती थी, और वहां पे कुछ जो है धातु भी था, जैसे कि धातु में था कोयला, टीन, जस्ता, क्रोमियम, ये सब चीजें थी। तो वह क्या किया कि उन सब चीजों का इस्तेमाल करके अपने राज्य को आगे बढ़ा सकता था। ठीक है, ये उसका एक आर्थिक कारण था। और दूसरा सभ्य बनाने की नीति थी। अन्य यूरोपीय राष्ट्रों की तरह फ्रांसीसी भी पिछड़ों एवं असभ्य को सभ्य मानना चाहते थे। इन सभी कारणों से फ्रांस हिंद चीन में अपने उपनिवेश की स्थापना करना चाहता था। ठीक है, तो फ्रांस जो था वहां पे कई सारी चीजें भी थे जिसको आयात निर्यात करके जो है वो अपने देश को आगे बढ़ाना चाहता था। तो इसके लिए उसने अपनी सुरक्षा के लिए, व्यापारिक सुरक्षा के लिए हिंद चीन का जो है उपनिवेश का स्थापना किया। ठीक है।